हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आप लोगों का सीयूईटी पीजी 2026 का एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास आ गया है। आपका 2 से 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो इसी के लिए हम अब सॉल्व करेंगे क्या, सीयूईटी पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स मिले वीडियोस में और काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए कि सर सीयूईटी पीजी के लिए कुछ करो। तो हम सीयूईटी पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको एक ये आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन सीयूईटी पूछे पूछे आते हैं और क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, लास्ट मिनट में क्या रिवीजन करना चाहिए। तो आ जाओ फिर फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये 2024 का पेपर है, ऐसे ही मैं बाकी पेपर्स भी आपको करा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर द काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल। तो जो हमारे किसी प्लांट मटेरियल का जो काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, उसके लिए पूछा क्या गया है, मतलब करेक्ट क्या है। तो देखो काउंटर करंट क्या है, एक हमारा एक जो है ये इफिशियंट आपका इंडस्ट्रियल मेथड है, किसके लिए, लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन के लिए। क्या है, एक इफिशियंट इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें जो हमारा यूजफुल होता है लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन के लिए। और इसके साथ ही जो वाइड वेराइटी है अपनी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वाइड वेराइटी, उसके लिए ये अपना यूजफुल होता है। कौन सा हमारा, ये काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है, कैन बी यूज ओनली लैब स्केल एंड वाइड एरे। नो, ओनली लैब स्केल नहीं, ये लार्ज स्केल के लिए यूज होता है। कैन बी यूज इज अ लार्ज स्केल एंड ओनली फ्यू एक्सट्रैक्टिव। नो, can be used for a large scale and wide array. Yes, can be used for a small scale. No, not a small scale. So correct option will be option number C। मतलब ये लार्ज स्केल के लिए भी यूज होता है और साथ में काफी सारे वेराइटी ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इससे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को आप लोग। तो ये था हमारा काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो द प्रिंसिपल ऑफ पूछा गया, प्रिंसिपल किसका पूछा, पल्स हाइट प्रोपोर्शनैलिटी टू पार्टिकल वॉल्यूम। यस, ओके। सो किस यूज्ड इन, ये प्रिंसिपल जो है हमारा पल्स साइड प्रोपोर्शनलिटी टू पार्टिकल वॉल्यूम किस में यूज होता है, फिशर ऑपरेटर्स में, काउंटर में, सेडिमेंटोग्राफ में, या एयरवे का मल्टी मॉडल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो बाद आपको सारे बाकी देखो करेक्ट ऑप्शन तो आपको पता ही होना चाहिए, बट इनकरेक्ट भी, जो इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है उसके बारे में भी बात कर ले। तो सबसे पहले अगर हम फिशर ऑपरेटर्स की बात करें तो ये हमारा किसके लिए यूज होता है, ये हमारा यूज होता है पार्टिकल साइज के लिए यूज होता है। और पार्टिकल साइज भी किस मेथड से, जो हमारा एयर परमिबिलिटी मेथड से हम पार्टिकल साइज करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयरवे का मल्टी मॉडल इंस्ट्रूमेंट जो है, ये आपके टैबलेट की टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, टैबलेट की टेस्टिंग के लिए एयरवे का यूज होता है। और सेडिमेंटोग्राफ जो है ये हमारा स्टोक्स लॉ सेडिमेंटेशन रेट के लिए यूज होता है। और जो हमारा पल्स साइड प्रोपोर्शनलिटी टू पार्टिकल वॉल्यूम की प्रिंसिपल है वो किस पे है, कोल्टर काउंटर। ठीक है, तो देखो इस एक्सट्रैक्शन मेथड पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना एक बार। इसके साथ ही अलग अदर भी जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स है उनको भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द थियोब्रोमा ऑयल। जो थियोब्रोमा ऑयल के बारे में पूछा गया है कि ऑयल पॉलीमॉर्फ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, थियोब्रोमा ऑयल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। गामा फॉर्म हैज 18 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, बीटा फॉर्म हैज 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, बीटा प्राइम फॉर्म है 28 टू 31 डिग्री सेल्सियस और अल्फा फॉर्म है 24। सो द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीटा फॉर्म जो है उसका 34 टू 35 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होगा। और ये जो बीटा पॉलीमॉर्फ होता है, बीटा पॉलीमॉर्फ क्या होता है, इसका मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ। अगर कोई पूछा गया कि आपको थियोब्रोमा ऑयल का मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ कौन सा है, तो वो बीटा पॉलीमॉर्फ जो है वो मोस्ट स्टेबल यूज होता है। और फार्मास्यूटिकल बेस किसमें यूज होता है, एज अ सपोजिटरी में यूज किया जाता है एज अ फार्मास्यूटिकल बेस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर बिलीव्ड टू मेंटेन द एयर। अब देखो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है उनका क्या स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पैरेलल जो आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये पैरेलल शीट लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोफोबिक। तो ये यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पैरेलल शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेम जो शीट लाइक स्ट्रक्चर है ये भी हमारा बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का नहीं है, बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर का है। ग्लोबुलर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ठीक है, तो ए और बी दोनों में आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिया, बट वहां पे दिया है कि जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा। तो वहां का जो अंदर का कोर होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर का, ग्लोबुलर प्रोटीन में बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, क्योंकि जो उसका अंदर का कोर है वो कैसा है, वो है आपका हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, इसी वजह से वो कॉम्पैक्ट होकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बना लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बॉल लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, नॉट हाइड्रोफिलिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि अपने पास येलो फीवर वैक्सीन इस, जो येलो फीवर की वैक्सीन है
वो क्या है, ठीक है। तो अब देखो येलो फीवर जो वैक्सीन है, सबसे पहले तो हमारी कौन सी टाइप की वैक्सीन है, ये हमारी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है, ये हमारी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, इसको याद रखना। येलो फीवर की वैक्सीन अपनी कौन सी है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। अब यूनिवैलेंट प्रिपरेशन मेड बाय 17D ऑफ स्ट्रेन, पॉलीवैलेंट प्रिपरेशन मेड बाय 1D ऑफ स्ट्रेन, यूनिवैलेंट प्रिपरेशन मेड बाय 170D और पॉलीवैलेंट प्रिपरेशन मेड बाय 1D। तो इसमें सिंपल सा आपका याद रखना कि जो येलो फीवर की वैक्सीन होती है वो कितनी 70D स्ट्रेन होता है और साथ में कैसा होता है, वो यूनिवैलेंट प्रिपरेशन होता है 70 डे स्ट्रेन की उसमें होता है, ठीक है। और ये हमें येलो फीवर के अगेंस्ट में इफेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए यूजफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है कि मिलर प्रिकेट ट्यूब, जो मिलर का प्रिकेट ट्यूब है वो क्या है, उसमें क्या चीजें होती है। तो मिलर का जो प्रिकेट ट्यूब है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास होता है किसके लिए, उसमें होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट ही उसमें क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे आपके ऑक्सीजन के लिए। और जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो वहां पे किसके लिए यूज किया था, देखो मिलर पिकेट ट्यूब जो है वो हमारा यूज किसके लिए होता है, यूज होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के काउंटिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया की काउंटिंग के लिए। और हमें ये पता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स आपका लाइक थायोग्लाइकोलेट हो गया, ऐसे थायोग्लाइकोलेट जैसे रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और एनारोबिक बैक्टीरिया की काउंटिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। तो कंटेन द रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में रिड्यूसिंग है और एनारोब्स की काउंटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मिलर पिकेट ट्यूब किसके लिए, एनारोब की काउंटिंग के लिए यूज होता है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो कौन सा याद रख सकते हो आप, थायोग्लाइकोलेट का याद रख सकते हो। समझ गए मेरी बात को, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे आराम से कर लो। तो ऐसे देखो सिंपल क्वेश्चन सिंपल सिंपल रहेंगे, बस बहुत ज्यादा परेशान मत हो, आराम से जाके अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। 75 क्वेश्चन ही रहते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका इल्यूट्रिशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे पूछा है इल्यूट्रिशन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। अब देखो इल्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इल्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो सिंपल से अगर आप समझोगे, सो सपोज ऐसे है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, इसमें पार्टिकल्स है। अब हमें ये पता है कि जब ये पार्टिकल्स जो है वो नीचे मूव करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सेडिमेंटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जब ये पार्टिकल्स नीचे मूव करते हैं। बट अगर ये जो फ्लूइड है ये इसके अगेंस्ट में ऊपर मूव करने लगे, मतलब ये सॉलिड पार्टिकल नीचे आ रहे हैं बट जो हमारा फ्लूइड है वो क्या करे, वो ऊपर की तरफ मूव करने लगी, तो इसका क्या होगा, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इल्यूट्रिशन, ठीक है। इल्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल। और इसका यूज किसके लिए यूज होता है, इसके लिए हमारा सेपरेशन के लिए। अगर सपोज जो सेटलिंग वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस है तो उसमें हमें सेपरेशन के लिए ये यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर पार्टिकल्स देखो किसी भी उसमें सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर जो हमारे पास ये है सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, इसको सेडिमेंटेशन बोल रहे हैं हम। अगर यही जो हमारा सॉल्वेंट है या फ्लूइड है ये ऊपर की तरफ जाने लगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इल्यूट्रेशन बोलेंगे, सिंपल सा है। तो ठीक है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन पार्टिकल, यस। फ्लूइड इन द डायरेक्शन नहीं, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल, नो नो नो। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल इल्यूट्रेशन की डेफिनेशन पूछिए, बहुत ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की बात है ही नहीं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बाउंड मॉइस्चर ऑफ अ सॉलिड इज, ठीक है। तो देखो बाउंड मॉइस्चर क्या होता है, बाउंड मॉइस्चर हमारा होता है क्या कि बाउंड मॉइस्चर स्ट्रांगली हेल्ड होता है। बाउंड मॉइस्चर कैसे होता है, स्ट्रांगली हेल्ड होता है। और इसके वजह से क्या होता है, जब स्ट्रांगली हेल्ड होता है तो जो प्रेशर होता है वो प्योर लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड दैट एक्सर्ट वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ फ्री लिक्विड, लिक्विड दैट एक्सर्ट प्रेशर लेस देन, हाँ सॉरी प्रोपोर्शनल नहीं, उसके लेस देन हो जाता है ये, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये स्ट्रांगली बाउंड होता है। इसको मैं आपको इधर बताता हूँ, एक मिनट यहाँ समझो इसको। देखो जो हमारा बाउंड मॉइस्चर है, क्या है, बाउंड मॉइस्चर है, ये क्या होता है, बाउंड मॉइस्चर आपका ये स्ट्रांगली हेल्ड होता है, ठीक है। स्ट्रांगली क्योंकि बाउंड है तो ये क्या होता है, स्ट्रांगली हेल्ड होता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वेपर प्रेशर है अपना वो प्योर लिक्विड के उससे कम हो जाता है। प्योर लिक्विड का जो प्रेशर है उससे आपका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो आपका कैसे हो गया, बाउंड हो गया है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा लिक्विड दैट एक्सर्ट्स द प्रेशर लेस देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड। ओके सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम पेस्ट बीपीसी कंटेन। अब एल्यूमिनियम पेस्ट जो बीपीसी है उसमें कौन कौन से कंपाउंड आपके प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें आपको देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम पेस्ट है तो एल्यूमिनियम पाउडर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें सॉफ्ट पैराफिन प्रेजेंट होता है आपका,
और लास्ट में आपका जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड पाउडर एंड जिंक ऑक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम पाउडर एंड जिंक ऑक्साइड ये दोनों तो प्रेजेंट होते हैं, बस इसके साथ एक और चीज प्रेजेंट होगी। तो अगर पैराफिन नहीं होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम पाउडर लिक्विड पैराफिन एंड जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर सॉफ्ट पैराफिन एंड जिंक ऑक्साइड। देखो लिक्विड पैराफिन नहीं, यहाँ पे कौन सा पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन। तो केवल आपको पैराफिन भी अगर याद रखते हो तो भी आप वहां पे दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो। तो कौन सा पैराफिन यहाँ प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट पैराफिन प्रेजेंट होता है। और इसके लिए जो हमारा एल्यूमिनियम पेस्ट है ये यूज किसके किसके लिए होता है, ये हमारा एज एन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। एज एन किसके रूप में यूज होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। और भी इसकी जो प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है टॉपिकल प्रिपरेशंस में, तो उनके लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एल्यूमिनियम पाउडर, सॉफ्ट पैराफिन एंड जिंक ऑक्साइड। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि बल्क लैक्सेटिव क्या कॉज करता है। ठीक है, तो सिंपल सा सबसे पहले अगर हम समझेंगे तो बल्क लैक्सेटिव होता है क्या, बल्क लैक्सेटिव अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आपका लाइक आपका क्या हो गया, साइलियम हो गया और ब्रैन हो गया। ये क्या होते हैं, ये बल्क लैक्सेटिव होते हैं। ये जाके इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फर्मेंट होते हैं। ये जाके इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फर्मेंट इन इंटेस्टाइन। अब जब ये इंटेस्टाइन में आपके फर्मेंट हो गए तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी गैस फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैटुलेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गैस का फॉर्मेशन होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लैटुलेंस। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको समझ लेते हैं, क्योंकि देखो ये तीनों जो बी सी डी है ये भी किसी न किसी लैक्सेटिव की प्रॉपर्टी ही है। तो कौन कौन से लैक्सेटिव की प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग देख लेते हैं, सो दैट अगर इस बार बल्क लैक्सेटिव पूछा है, मे बी नेक्स्ट टाइम स्टिमुलेंट लैक्सेटिव पूछ ले। तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव क्या कराते हैं, आपके ग्रिपिंग पेन जो है वो कौन कराता है, वो कराते हैं आपके स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। मे बी लीकेज फ्रॉम रेक्टम पूछ ले, तो लीकेज फ्रॉम रेक्टम किसकी वजह से होता है, लुब्रिकेंट लैक्सेटिव की वजह से लीकेज फ्रॉम रेक्टम देखने को मिलता है। इंटरफेरेंस विद सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस अगर पूछता है तो वहां पे कौन से आपके, अगर आपका या तो सैलाइन लैक्सेटिव या ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है तो वो क्या कराएगा, वो आपका इम्बैलेंस कराएगा सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए, दैट इज फ्लैटुलेंस। क्यों, क्योंकि वहां पे फर्मेंटेशन हो रहा है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से गैस का क्या देखने को मिलेगा, हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। समझ गए मेरी बात को। चलो अगला क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द डिफ्यूजिविटी एंड विस्कोसिटी। तो यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो हमें पता है स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू के इंटू टी अपॉन व्हाट, 6 पाई एन एंड आर, दैट इज विस्कोसिटी एंड आर। तो ये आपका क्या होता है, स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे देखो डी इज इक्वल टू के टी 6 पाई एन आर, के टी बाई 6 पाई एन आर। ठीक है, देन ये भी सही है, के पाई टी नो, के आर टी नो, के आर एंड 6 पाई एन आर नो 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 नो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोल, थायोईथर एंड नाइट्राइट्स कंटेनिंग ड्रग्स आर प्राइमरीली सस्पेक्टेबल टू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सी ऐसी जो ड्रग्स हैं जिनमें थायोल है, थायोईथर्स है एंड नाइट्राइट्स है, ये किसके लिए सस्पेक्टेबल होती है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन एंड साइक्लाइजेशन। तो ये जो इसमें क्या होता है, ये जो सारे कंटेनिंग ड्रग है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये किसके लिए सस्पेक्टेबल होती है, ऑक्सीडेशन के लिए। अगर यहीं पे आपसे पूछता क्या कि अगर यहाँ पे पूछ लेता कि ईस्टर अगर है उसमें और एमाइड है तो वो किसके लिए सस्पेक्टेबल हो जाएगी भाई, तब वो सस्पेक्टेबल हो जाएगी हाइड्रोलिसिस के लिए। तो अगर ईस्टर या एमाइड है तो हाइड्रोलिसिस जाएगा, थायोल, थायोईथर या नाइट्राइट है तो किसमें जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए, अच्छी बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार, ये एक टेबल, अकेली एक टेबल हर साल हर एग्जाम में आपको नंबर दिला के जाती है कंफर्म। और इस टेबल को जो भूलता है ना फिर वो भूलता ही रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे पूछना है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल पूछा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें 1000 टू 100 टू 10,000 जो है, सॉरी 100 टू 1000, ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा स्लाइटली सॉल्युबल। 100 टू 1000 क्या हो जाएगा, ये आपका स्लाइटली सॉल्युबल होगा। 1000 टू 10,000 ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो इन्होंने पूछा है वेरी स्लाइटली हो जाएगा। 30 टू 100 पूछा था, ये क्या हो जाता, ये आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। ठीक है, और अगर 1000 एंड ओवर हो गया तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। भाई ये सॉल्युबिलिटी की टेबल ना, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने इसको मिस किया तो समझ लो फिर आप एक क्वेश्चन तो मिस करने वाले हो। आपका अभी जीपैड दे के आए हो, फिर देन अगर आप नाइपर जाओगे तो नाइपर में भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और उसके बाद
देन आपका अभी सीयूईटी पीजी में भी चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई इसको मिस मत करना। ये एक अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको फ्री के बोनस के नंबर दिलवा के चला जाता है। ठीक है, चलो तो करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सॉल्ट ऑफ पॉलीकार्बोक्सी मिथाइल ईथर ऑफ सेलुलोज इज नोन एज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे किसका सोडियम सॉल्ट, तो ठीक है पॉलीकार्बोक्सी मिथाइल ईथर पूछा है। ठीक है, पॉलीकार्बोक्सी मिथाइल ईथर। तो एविसेल एंड एविसेल PH101 ये क्या है, ये आपका MCC के ग्रेड्स हैं, दैट इज माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज के ग्रेड्स हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है सोडियम सॉल्ट पूछा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो पॉलीकार्बोपोल सोडियम नहीं, पॉलीकार्बोपोल सोडियम इसका नहीं है, इसमें क्या होगा CMC। देखो ना कार्बोक्सी मिथाइल पूछा है ना, तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज CMC, सोडियम सोडियम ये आपका ये रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। चलो नेक्स्ट SPF। अब ये क्वेश्चन अगर मेरे को बताना पड़े, क्योंकि देखो अभी आपकी गर्मियां चालू हो गई होंगी, सनस्क्रीन सनस्क्रीन आप लोग वो कर रहे होंगे, और सारी सनस्क्रीन जो बिकती हैं वो किस प्रॉपर्टी पे बिकती है, उनका एक ही फंडा है कि हमारा SPF 50 है, SPF ये है, SPF वो है, वो SPF के नाम पे आपको चूना लगाते हैं। तो उसी SPF को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो SPF होता क्या, दैट इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर इज योर SPF। और SPF होता क्या है, द रेशियो बिटवीन UV एक्सपोजर दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मिनिमल परसेप्टेबल इरिथेमा ऑन प्रोटेक्टेड वर्सेस अनप्रोटेक्टेड। सिंपल सी बात है, देखो बहुत ज्यादा कुछ इसमें दिमाग मत लगाओ, सिंपल सा ये समझो कि प्रोटेक्टेड वर्सेस अनप्रोटेक्टेड ये होता है कि जितना प्रोटेक्शन आपको दे रहा है वही आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। प्रोटेक्टेड वर्सेस अनप्रोटेक्टेड ये देखना, प्रोटेक्टेड पहले आना चाहिए आपको, समझो। तो सबसे पहले द रेशियो बिटवीन यूवी एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मिनिमली परसेप्टेबल इरिथेमा ऑन एन अनप्रोटेक्टेड पहले आ गया, नहीं अनप्रोटेक्टेड आपका पहले नहीं आएगा, पहले प्रोटेक्टेड आएगा, खत्म बात। रेशियो ऑफ यूवी एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मिनिमली परसेप्टेबल इरिथेमा ऑन प्रोटेक्टेड स्किन टू एक्सपोजर दैट विल प्रोड्यूस द सेम इरिथेमा ऑन अनप्रोटेक्टेड, सही लग रहा है। रेशियो बिटवीन यूवी एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम परसेप्टेबल, नो मैक्सिमम की तो बात ही नहीं करेंगे, हम मिनिमम पे ही गेम खेलते हैं। मिनिमम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सी बात है। SPF, तो अब अगर आपने कोई SPF देखा तो उसका मतलब आप समझ लेना कि SPF का क्या मतलब, SPF इज योर सन प्रोटेक्शन फैक्टर, उसका रेशियो जो है वो यहाँ पे ऐसे मेंशन किया जाता है। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर पर पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हैकेल्स प्लॉट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हैकेल्स प्लॉट के बारे में पूछा गया है। तो हैकेल प्लॉट यूज किस में होता है आपका, हैकेल प्लॉट यूज होता है पाउडर की कंपैक्शन स्टेबिलिटी में यूज किया जाता है, और इसमें हम लोग प्लॉट करते हैं क्या, नेचुरल लॉग ऑफ द इनवर्स ऑफ पोरोसिटी वर्सेस अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, तो पोरोसिटी इनवर्स का नेचुरल लॉग वर्सेस अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, तो पोरोसिटी जहां पे है इसको हटा दो, पोरोसिटी इनवर्स ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा नेचुरल लॉग है, नॉर्मल पोरोसिटी नहीं, लॉग प्लॉट करते, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगेंस्ट द कंप्रेशनल फोर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सजेस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एरोसोल बॉटल वॉल फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो ये भी एरोसोल का एक छोटा सा टॉपिक था, उससे क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिया क्या क्या, स्टेम दिया है, फेरोल दिया है, देन आपका वॉल सीट, माउंटिंग गास्केट। ठीक है, 4 पार्ट दिए। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है स्टेम, देन अपने पास होता है क्या, फेरल होता है, देन अपने पास होता है क्या, माउंटिंग गास्केट होता है, और देन अपने पास वॉल सीट होता है इसके नीचे। ठीक है, तो ये 4 इन पार्ट को अगर हम लगाएंगे तो ये सीक्वेंस होता है। तो देखो इसमें स्टेम सबसे पहले किसमें, चलो इन दोनों को हटा दो, स्टेम केवल इसमें था, दूसरे नंबर पे फेरोल, ठीक है, तीसरे नंबर पे माउंटिंग गास्केट, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग HLB। ठीक है, तो हमें HLB वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, तो HLB वैल्यू के लिए क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, फटाफट से देखो। अब देखो ये ऐसा एक टॉपिक है ना HLB स्केल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं आपको एक सिंपल सा ऐसा हैक बताने वाला हूं ना कि आप इसके बाद इस HLB में तो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले। क्या हैक है वो मैं आपको बताता हूं। देखो आपको याद रखना है, सिंपल सा क्या याद रखना है, फॉरवर्ड याद रखो, FWDS। अब सर ये FWDS क्या है, F में सबसे पहले F से हमें क्या याद रखना है, F का मतलब हो गया फोम, फोम का मतलब हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले आएंगे आपके एंटी फोमिंग एजेंट्स। ठीक है, तो सबसे कम HLB जो है वो एंटी फोमिंग एजेंट की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास W। W का मतलब 2 होंगे। W, अब देखो यहाँ पे हमें ये पता है कि इसके बाद वेटिंग एजेंट आएगा, उसके बीच में इमल्सिफाइंग एजेंट आएंगे। ठीक है, इसके बाद एक इमल्सिफाइंग एजेंट, फिर वेटिंग एजेंट, फिर दूसरा इमल्सिफाइंग एजेंट। लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि O/W पहले आएगा या W/O पहले आएगा। तो उसमें याद रखो
एफ के बाद क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो उसके बाद हमारे पाएगा डब्ल्यू बाई ओ इमल्सिफाइंग एजेंट जो आपका 3 to 8 आएगा। देन उसके बाद आपका आ जाएगा वेटिंग एजेंट जो आपका 7 to 9। उसके बाद अब डब्ल्यू बाई ओ तो हमने पहले कर लिया, उसके बाद क्या आ जाएगा, ओ बाई डब्ल्यू आ जाएगा। फिर डी से आ जाएगा डिटर्जेंट और एस से सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले देखो फोमिंग एजेंट है क्या, यही नहीं, फोमिंग एजेंट की बात ही नहीं है, ठीक है। वेटिंग एजेंट सबसे पहले दे दिया, तो वेटिंग एजेंट को तो हटा दो। अब हमारे पास अगला है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मतलब फोमिंग एजेंट तो है नहीं। उसके बाद क्या दिया है, डब्ल्यू बाई ओ इमल्सिफाइंग एजेंट हो, तो ओ बाई डब्ल्यू होगा क्या, नहीं, ओ बाई डब्ल्यू नहीं होगा। अब देखो डब्ल्यू बाई ओ आ गया, लेकिन हमें डब्ल्यू हमें 2 बार लेना है, तो दूसरा डब्ल्यू पे वेटिंग एजेंट आ गया, फिर ओ बाई डब्ल्यू आ जाएगा और लास्ट में अपना सॉल्युबलाइजिंग एजेंट आ जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ में स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया एफ डब्ल्यू डब्ल्यू डी एस, ठीक है। एफ से आपका आ गया क्या, फोमिंग एजेंट। अब फोमिंग एजेंट, सॉरी एंटी फोमिंग, नॉट फोमिंग, एंटी फोमिंग एजेंट। एंटी फोमिंग एजेंट की जो होती है 1 से 3 एचएलबी होती है। दूसरा अपने पास आ गया डब्ल्यू बाई ओ इमल्सिफायर जिसका होता है 3 to 8। तीसरा अपने पास आ गया वेटिंग एजेंट्स जिसका होता है क्या, 7 to 9। अब यहाँ पे डब्ल्यू बाई ओ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, ओ बाई डब्ल्यू आ जाएगा। ओ बाई डब्ल्यू का क्या होता है, 8 to 16 होता है। देन आपके पास आता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का कितना होता है, 13 to 15 होता है। लास्ट में अपने पास क्या आता है, क्या, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जिसका क्या होता है, 16 to 18 होता है। सिंपल सा, इसको याद रखना है। अब ये अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। और इसको दिया किसने था, इसको हमने दिया था, ग्रिफिन साहब ने दिया था इसको। एचएलबी वैल्यू को, इसे एचएलबी स्केल को किसने दिया था, ग्रिफिन ने दिया था 1949 में, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो सिंपल सा इतना क्वेश्चन था और ये मैंने आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, तो उसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला, कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रग कैंडिडेट। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी ड्रग कैंडिडेट जो आ रहा है, मतलब जो अगर ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो उसमें सबसे पहले क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसको देखते हैं, फिर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने प्री फॉर्मुलेशन भी पढ़ी होगी तो हम सबसे पहले क्या करते थे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। फिर उसके दूसरा हम उसके बाद उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्या मॉलिक्यूल्स है, क्या ऐसा है। फिर उससे फॉर्मुलेशन बनाएंगे, फिर फॉर्मुलेशन को हम चेक करेंगे, पहले इन विट्रो करेंगे, फिर इन विवो करेंगे अपने एनिमल स्टडी में। देन उसकी हम लोग बायो अवेलेबिलिटी और बाकी सारी चीजें देखेंगे। तो बायो अवेलेबिलिटी तो सबसे लास्ट में आएगी, तो बायो अवेलेबिलिटी भाई ने 2 में पहले दे दिया, तो इनको तो हटा ही दो। प्रोसेस डेवलपमेंट, सबसे पहले अगर आप प्रोसेस ही डेवलप कर दोगे तो मॉलिक्यूल तो पता होना चाहिए पहले। सपोज कोई ऐसा मॉलिक्यूल, सपोज आपने एक प्रोसेस डेवलपमेंट कर दिया कि भाई मैं टेम्परेचर इतना रखूंगा, और एक मॉलिक्यूल जो आपको मिला वो उस टेम्परेचर पे स्टेबल ही नहीं है, तो आपका प्रोसेस तो खत्म। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को वो क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, क्या उसके केमिकल्स हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सॉलिबिलिटी कितनी है, सारी चीजें निकालेंगे। देन उसके बाद हम उसका एक प्रोसेस बनाएंगे कि किस प्रोसेस से हम लोग ड्रग का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। देन लास्ट में हम लोग फिर उस फॉर्मुलेशन का हम लोग पहले इन विट्रो टेस्टिंग करेंगे, लाइक डिसोल्यूशन करेंगे, सॉलिबिलिटी अपने से करेंगे, फिर उसके बाद हम लास्ट में उसको एनिमल्स में देंगे, बायो अवेलेबिलिटी होगी। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर उसके जाके हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द फैक्ट अबाउट द स्टेराइल प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टेराइल प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कौन सा फैक्ट जो है वो करेक्ट पूछा गया यहाँ पे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, कंप्लीट ड्रग बायो अवेलेबिलिटी अकर्स इन आईवी इंजेक्शन। यस भाई, आईवी 100% बायो अवेलेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की ही बात नहीं इसमें। दूसरा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल कैन बी यूज इन व्हीकल्स। यस, यूज किया जा सकता है। इरीगेटिंग सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू सिमिलर स्टैंडर्ड्स एज पेरेंटल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आर एक्सटर्नल, नो नॉट ओनली एक्सटर्नल नहीं है, स्टेराइल होना चाहिए, बट उनको एज एक्सटर्नल हम क्लासीफाई नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए, बी एंड सी, 3 सही है। डी जो है वो आपका थोड़ा सा मिस वो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ए बी सी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है माइक्रो कैन इनकैप्सुलेशन कैन हेल्प इन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन किस किस चीज में हमें हेल्प कर सकता है, इंजेक्टेबल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बिल्कुल सही बात है। लोशन ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट्स मेंथॉल मिक्सचर बनाएगा। कैप्सूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। एंड सॉल्यूशन ऑफ विटामिन ए पॉलीमेटेट। तो इसमें आपका जो है वो ए बी सी डी, 3 के तीनों, सॉरी 4 के चारों जो ऑप्शन है वो सारे के लिए हम लोग माइक्रो इनकैप्सुलेशन का यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इन रिलेशन टू पेपर एज एन पैकेजिंग मटेरियल। अब देखो हमने पेपर को एज एन पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या क्या चीजें सही है पेपर के बारे में, एज अगर उसको हमें एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है तो उसके लिए सही क्या क्या चीजें। सबसे पहले इट इज अ मॉइस्चर सेंसिटिव, बिल्कुल सही बात है, पेपर तो मॉइस्चर सेंसिटिव होता ही है भाई, बिल्कुल सही बात है। इट हैज अ क्वेश्चन प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट द प्राइमरी पैकेजिंग, बिल्कुल सही बात है, पेपर में एज अ क्वेश्चन प्रॉपर्टी होता है जिससे आपकी प्राइमरी पैकेजिंग प्रोटेक्ट रहता है। इट हैज एबिलिटी टू क्रिएट डेड फोल्ड्स, क्या ये डेड फोल्ड्स
हो सकता है। देन इट इज नॉन रिसाइक्लेबल, नहीं भाई पेपर तो अपना सबसे रिसाइक्लेबल है, प्लास्टिक जो है वो नॉन रिसाइक्लेबल है ना, पेपर तो हम रिसाइकल कर ही सकते हैं, तो इट इज नॉन रिसाइक्लेबल, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या गया, जिसमें ए बी सी तीनों, ए बी डी नहीं, बी सी डी नहीं, ए बी सी डी नहीं, या ए बी सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको मैच करना है क्या, फॉर द देयर प्लास्टिक एडिटिव्स, मतलब उनका जो फॉर्म, मतलब किसके लिए यूज किए जाते हैं वो मैच करना है, ठीक है, सिंपल सा मैचिंग। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है टैल्क है, देन आपका क्रिसोल है, देन अल्ट्रामरीन है, देन आपके पास क्या है, अल्ट्रामरीन है, देन आपके पास क्या है, सरफेक्टेंट है। रिड्यूस करते हैं स्टैटिक एक्यूमुलेशन को, गिव वाइटर अपीयरेंस, रिटार्ड ऑक्सीडेशन और रिड्यूस द प्लास्टिक डिग्रेडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉरी, तो टैल्क जो है वो क्या काम करता है, टैल्क अपना काम करता है कि रिड्यूस करता है स्टैटिक एक्यूमुलेशन, टैल्क आएगा। क्रिसोल जो है वाइटर अपीयरेंस, अल्ट्रामैरीन जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करता है, और सरफेक्टेंट जो है प्लास्टिक डिग्रेडेशन को रिड्यूस करता है। तो इसका जो सिंपल सा प्रोसेस है ना, सिंपल सा, ए का 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये सही है, 1 2 नहीं, ओके अच्छा, दो ऑप्शन सही थे इसमें, ए भी सही था, सी भी सही था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट वन लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ which of the following parameters of the analyte is measured in what, in polarography। तो इसमें पूछा पोलैरोग्राफी में हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वोल्टेज, पोटेंशियल हो गया, करंट हो गया, मास ट्रांसपोर्टिंग लिमिटिंग करंट हो गया, और कूलम्ब्स हो गया। देखो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं, करंट एंड मास ट्रांसपोर्ट लिमिटिंग करंट, दोनों को मेजर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो था वो दो ऑप्शन जो थे वो आपके करेक्ट थे, आपके क्या थे, बी भी करेक्ट था और सी भी करेक्ट था, तो इसके दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपका फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है कि जो एंटी कैंसर एजेंट्स है वो किस सेल साइकिल पे काम करेंगे। तो देखो मैंने एंटी कैंसर पे ऑलरेडी क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीरीज में एक बढ़िया सा रिवीजन वीडियो बनाया जिसमें हमने सारी बात करी थी कि कौन सा जो है वो किस साइकिल पे काम करने वाला है आपका एंटी कैंसर वाला, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आज जाके आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्रग कौन कौन सी अपने पास, जेमसिटाबिन है, इटॉपसाइड है, डोसेटैक्सिल और ब्लियोमाइसिन है। तो जेमसिटाबिन जो है वो किस फेज पे काम करती है, जेमसिटाबिन हमेशा सिंथेटिक फेज पे काम करती है, दैट इज एस फेज पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इटॉपसाइड, आपकी जो इटॉपसाइड है वो किस फेज पे काम करेगी, टॉप साइड जो है वो हमारा काम करती है जीवन, दैट इज जीवन फेज पे। नेक्स्ट आपका जो डॉसीटैक्सिल है वो एम फेज पे काम करती है, और ब्लियोमाइसिन हमेशा जी2 फेज पे काम करती है, जी2 या एम फेज पे भी काम करती है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का सेकंड दो में है, इसको हटा दो, देन बी का थर्ड इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज अ डिसीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक, दैट इज DMARD जो होता है ना, डिसीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटाइड ड्रग्स, वो कौन सा यूज हो सकता है। तो उसमें हमें पता है, हमने वहां पे पढ़ा था क्या यूज करते हैं हम लोग, हमने वहां पे कंपाउंड्स पढ़े थे, कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़े थे, हमने वहां पढ़ा था क्या, ऑरेनोफिन पढ़ा था हमने ना, ऑरेनोफिन पढ़ा था हमने, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सोडियम ऑरोथियो मैलेट पढ़ा था, ऑरेनोफिन पढ़ा था और सोडियम ऑरोथियो मैलेट पढ़ा था। ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट है किसके, अपने गोल्ड के, ये गोल्ड के सॉल्ट्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बी, दैट इज गोल्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म्ड इन अ पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट में जो हमारा इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होता है। देखो सबसे पहले पिनाकोल रीअरेंजमेंट है वो 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपका वहां पे प्रोटोनेशन होता है, दैट इज प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोनेशन होता है। दूसरा जो स्टेप होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर प्रोटोनेशन इंटरमीडिएट बनता है क्या, कार्बोकैटायन, एंड आफ्टर कार्बोकैटायन लास्ट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट हुआ, और उस रीअरेंजमेंट के बाद क्या, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या था, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है। तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हमने पढ़ ही रखा है कि कौन कौन से पैरामीटर्स, करंट एंड मास ट्रांसपोर्ट लिमिटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो न्यूक्लियाइड हैज द लोएस्ट हाफ लाइफ, किसकी सबसे लोएस्ट हाफ लाइफ पूछा गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें गैलियम 67 की, तो इसकी जो हाफ लाइफ वो कितनी होती है, वो 78 आवर्स के अप्रॉक्स होती है। नेक्स्ट इंडियम की अगर हम बात करें तो इसकी 67 आवर होती है। नेक्स्ट अगर हम जेनॉन की बात करें तो जेनॉन की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, वो 5.3 डेज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टेक्नेटियम की कितनी होती है, इसकी हाफ लाइफ अराउंड 6 आवर्स होती है, इसकी हाफ लाइफ अराउंड 6 आवर्स होती है। तो सबसे जो लोएस्ट हाफ लाइफ है वो किसकी, टेक्नेटियम 99 की है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 आवर्स की इसकी हाफ लाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एन DMRDs एंटी, सेम क्वेश्चन, गोल्ड हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी इवन इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। देखो एक ऐसा फिनोमेना भी होता है जहां पे कायरल कार्बन के एब्सेंस में भी क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कौन सा बोलते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इस इफेक्ट को बोला जाता है क्या, इस इफेक्ट को एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट बोला जाता है। मतलब क्या है, एनआइसोट्रोपिज्म या नहीं सॉरी एनआइसोट्रोपिज्म, सॉरी नॉट एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट, एनआइसोट्रोपिज्म क्या होगा इसका, एट्रोप एट्रोप आइसोमेरिज्म, सॉरी मैं कुछ अलग ही पढ़ रहा हूं, दोनों को कंबाइन कर देने। एट्रोप आइसोमेरिज्म, एट्रोप आइसोमेरिज्म क्या है, ये एक ऐसा फिनोमेना है ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो उसमें क्या होता है, हिंडर्ड रोटेशन से आता है। हिंडर्ड रोटेशन, जब बॉन्ड के अराउंड हिंडर्ड रोटेशन हो जाएगा तब वहां पे हमें इस फिनोमेना को देखने को मिलेगा, दैट इज एट्रोप आइसोमेरिज्म। जब हिंडर्ड फिनोमेना होगा तो इस कंडीशन में अगर कोई भी कन्वेंशनल कायरल सेंटर नहीं भी प्रेजेंट है तो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, कि स्पेसिफिक फिनोमेना दैट इज एट्रोप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, दैट इज आईसीएच गाइडलाइन से क्वेश्चन। आईसीएच गाइडलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2026 आपने जीपैट का पेपर भी जिसने दिया होगा उसको भी पता है कि वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे भी आपको पता है कि वहां पे भी आईसीएस गाइडलाइन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईसीएस गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सारी गाइडलाइन हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें तो Q1A जो गाइडलाइन है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है स्टेबिलिटी टेस्टिंग से। ठीक है, Q1A जो है वो रिलेटेड है किससे, स्टेबिलिटी टेस्टिंग से। अगर हम बात करें Q3 की अगर हम बात करें तो Q3 आपका केमिस्ट्री, इंप्योरिटी एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। Q5 की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। और ये स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है, जो आपके बायोटेक के प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है उससे, वो किससे, Q5 से। और Q6 में क्या होता है, आपके स्पेसिफिकेशंस मेंशन है किसमें, Q6 में। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इनके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Q3A जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। S3 आइसोब्यूटाइल गामा अमीनोब्यूटाइक एसिड, ये किसका नाम है, तो ये किसका नाम है हमारा, अगर आपने इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में IUPAC नाम पढ़ा होगा तो S3 आइसोब्यूटाइल गामा अमीनोब्यूटाइरिक एसिड जो है वो किसका नाम होता है, वो आपका प्रीगैबलिन का नाम है। वो किसका नाम है, प्रीगैबलिन का IUPAC नेम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लाइक क्लोरो और नाइट्रो ऑन द C2 पोजिशन ऑफ फिनोथायाजीन इम्पार्ट्स विच एक्टिविटी। देखो यहाँ पे हमें पता है कि फिनोथायाजीन क्या काम करते हैं, फिनोथायाजीन एक हमारा एंटी साइकोटिक एजेंट है। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लाइक C2 Cl CF3 NO2 प्रेजेंट हो गया C2 पोजीशन पे, तो वो क्या करेंगे, वो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज क्या इम्पार्ट करते हैं, एंटी साइकोटिक। देखो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था, आपको पता है कि वो किसके लिए यूज होता है, एंटी साइकोटिक। तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3,3 सिग्मेटोट्रोपिक रिएक्शन कन्वर्टिंग 1,5 डाई इनटू आइसोमेरिक 1,5 डाई। सिंपल सा यार, ये तो बहुत, अगर आपने नेम रिएक्शन मैंने बताया था कि वहां पे क्या होता है 3,3 सिग्मेटोट्रोपिक रिएक्शन जिसमें 1,5 डाई इनटू आपका किसमें कन्वर्ट होता है, सेम आइसोमेरिक 1,5 डाइन। और ये किसका एग्जांपल है, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। ये क्या है, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। और ये जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोप्स रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कोप्स रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, सोडियम इज वन ऑफ द मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट हायर कंसंट्रेशन इन विच कंपार्टमेंट। तो देखो सोडियम कहां पे प्रेजेंट होता है, सोडियम हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर पे हायर कंसंट्रेशन किसमें प्रेजेंट होता है, सोडियम। और अगर हम यही इंट्रा सेलुलर की बात कर ले तो इंट्रा सेलुलर में क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम प्रेजेंट होता है। तो अगर वो पूछे कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंट होता है तो बोलोगे आप सोडियम। और अगर कोई पूछ ले भाई इंट्रा सेलुलर में तो आप बता देना कि भाई पोटेशियम प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड to signify the concordance of a series of a measurement of the same activity। मतलब क्या, सिंपल सी मेरी बात समझो। सपोज एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आना चाहिए था, एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपको 100% रिजल्ट आना चाहिए था, 100 आना चाहिए था उसकी वैल्यू। दो बंदे थे, एक बंदा था ए, दूसरा बंदा था बी। दोनों ने 3-3 बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ए के रिजल्ट क्या है, 70, 71, 72। ये एग्जांपल मैं हर बार देता हूं, बहुत सिंपल सा है, समझ लो आप, ठीक है। 70, 71, 72 आए। डी भाई साहब के क्या थे, 99 आ गए, 99.9 आ गए और 99.99 आ गए। तो अब इसमें मुझे ये बताओ कि जो वैल्यू है वो रिजल्ट के सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी है। तो रिजल्ट के सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू जो है वो क्या है, वो है आपका बी की वैल्यूज। तो बी की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो एक्यूरेट हैं। बट जो ए की वैल्यूज हैं वो क्या है, वो बी
रिजल्ट के क्लोज तो नहीं है बट आपस में बहुत क्लोज हैं, आपस में क्लोज हैं, तो जो ए की वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाती है, वो प्रिसाइज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर सिग्निफाई द कंकरेंस ऑफ सीरीज मेजरमेंट ऑफ द सेम एक्टिविटी, तो वहां पे उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। अगर यही पूछ लेता कि विच इज द क्लोज ट्रू वैल्यू, तो वहां पे हम उसको डालते क्या, एक्यूरेसी। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज प्रिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज, किस लिए इसको यूज किया जा सकता है फॉर द सॉल्वेंट फॉर द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन को, बिकॉज इट इज अ पोलर प्रोटीन, नहीं इट कंपीट विद नहीं, इट्स नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट द रिंग मेकिंग इट इनर्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करके उसको क्या कर देता है, इनर्ट बना देता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि यहां पे पूछा कि अपने पास द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन इन द ब्लड कोगुलेशन। ओके देखो, तो ब्लड कोगुलेशन में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो ब्लड कोगुलेशन में कैसे होता है, सबसे पहले क्या आएगा ब्लड कोगुलेशन में, सबसे पहले आएगा टिश्यू फैक्टर। सबसे पहले क्या आया, टिश्यू फैक्टर अपीयर हुआ। ठीक है, जब टिश्यू फैक्टर अपीयर हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो फैक्टर 10 से कन्वर्जन होगा फैक्टर 10A में। आफ्टर दैट जो प्रोथ्रोम्बिन है आपका प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में। देन आपका फिब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फाइब्रिन में। तो इस ये आपका सीक्वेंस होता है, टिश्यू फैक्टर आया 10 to 10A, देन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड देन आपका फिब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन पहले ही नहीं हो गया। अपीयरेंस ऑफ टिश्यू फैक्टर, हाँ टिश्यू फैक्टर सबसे पहले आएगा, अपीयरेंस ऑफ टिश्यू फैक्टर, हाँ तो BCD में तो ठीक है। देन एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 to 10A, बिल्कुल सही बात है, फैक्टर 10 to 10A गया। एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, नहीं ये लास्ट स्टेप है। फैक्ट कन्वर्जन ऑफ, नहीं ये भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर टू 10A, देन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, देन लास्ट में फिब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सो नए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किसमें पॉसिबल होगा, किस रिएक्शन में पॉसिबल होगा। तो देखो यहाँ पे भी दो ऑप्शन थे, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एंड आपका राइमन-टाइमन, दोनों में नए नए कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो बी एंड सी जो है वो दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स जिसमें कितने ज्यादा प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम्स, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सीक्वेंस में अगर हम चले तो सबसे पहले आता है आपके पास गोनेन। गोनेन में कितना प्रेजेंट होता है, गोनेन में प्रेजेंट होता है 17। देन हमने इसको याद किया था जीप, ई से आता है आपके पास क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन में प्रेजेंट होता है कितना, 18। देन आपके पास बीच में क्या आता है, एंडोस्ट्रेन। एंडोस्ट्रेन में प्रेजेंट होता है 19। और चौथा क्या दिया, कोलेस्ट्रेन। सो कोलेस्ट्रेन में जो प्रेजेंट होता है वो कितना, 27। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपके पास गोनेन, दैट इज सबसे पहले आएगा आपके पास सी सबसे पहले किसमें, ए ऑप्शन में। सबसे पहले सी किसमें आएगा, ए ऑप्शन में, तो दैट इज आपका CADB। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना किसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्या है, इवेंट है। इवेंट का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। ओके तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन शायद नीचे मिस हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज टू रिलीज द एरिकिडोनिक एसिड जो है वो सबसे पहले एरिकिडोनिक एसिड रिलीज होगा। देन PgG2 बनेगा, देन PgG2 से PgH2 एंड एट लास्ट PgA2 बनता है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस जो इसका हो जाएगा CBDA। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, CBDA जो है वो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको नेक्स्ट एनालिसिस मेथड से वो करना है कि कौन सा किस कंपाउंड के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो देखो अगर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन किससे हम यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन हमारा ज़ेल्डॉल मेथड से होता है। देन अगर हम बात करें मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर कंटेंट के लिए हम लोग कार्ल फिशर टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन डिमांड, रिडॉक्स रिएक्शन, हार्डनेस ऑफ वाटर, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो ए का सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हटा दो। ए का सेकंड, बी का थर्ड ये रहा, सी का फोर्थ, डी का 1। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन क्या है, 44 क्या पूछ रहा है, एंटी डायबिटिक ड्रग एंड उनके टारगेट से मैच कराना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेपाग्लिफ्लोजिन किस तरह से काम करती है, वो SGL2 रिसेप्टर पे काम करती है। देन अपने पास क्या है, रेपाग्लिनाइड किस पे काम करती है, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करती है। नेक्स्ट अपने पास क्या था, रोजीग्लिटाजोन, हमने पढ़ा था ना, रोज पियो थोड़ा थोड़ा, रोजीग्लिटाजोन पियो ग्लिटाजोन, वो किस पे, PPAR गामा पे काम करती है। और रेपाग्लिटाजार PPAR गामा अल्फा और गामा डुअल एगोनिस्ट होती है। तो ए का थर्ड ये रहा। ठीक है, ए फर्स्ट हटा दो, देन बी का फर्स्ट इसमें भी ओके, दोनों ऑप्शन सेम है, तो ए एंड डी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, मे बी एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्लूकोरिनेशन, ग्लूकोरिनेशन के लिए कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए हमें, इस रिएक्शन के लिए हमें कौन सा OH ग्रुप जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो OH ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, फिनॉल में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हमने कितने, सॉरी 45 क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है, अ नॉन वोलाटाइल हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग टर्मिनेट्स इट्स एक्शन प्राइमरली बाय, मतलब जो हमारी नॉन वोलाटाइल और हाईली लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, वहां पे हमें पता है कि उनका एक्शन थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, दैट इज रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उस जो टर्मिनेशन है उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमें यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे इसका जो मेन रीजन है, ये जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग होती हैं क्या होती हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। कहाँ क्या हो जाती हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और ये रीडिस्ट्रीब्यूट कहाँ होती है, फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से ये कहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये ब्रेन से रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं आपका मसल्स में एंड फैट्स में। ठीक है, मसल्स एंड फैट्स में क्या होती है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, सैंडेरेक इज अ रेजिन, सैंडेरेक क्या है, एक रेजिन है जो हमें ऑब्टेन होता है एक प्लांट से, उसके स्टेम के बारे में हमें बताना है कि किस प्लांट के स्टेम से जो है वो हमारा सैंडेरेक जो मिलता है। ठीक है, तो सैंडेरेक जो है वो हमारा एक रेजिन है, और यूज किसके लिए यूज होता है, यूज्ड एज एन हार्डनिंग एजेंट। ये हम लोग एज एन हार्डनिंग एजेंट के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं, किसको, सैंडेरेक को। और ये हमारा जो प्लांट है वो किससे मिलता है, ये मिलता है टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा प्लांट से हमें ये मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टेटनस टॉक्सोइड एक्सेप्ट। ठीक है, तो मतलब ट्रू फॉर टेटनस एक्सेप्ट मतलब हमें क्या बताना है, हमें ट्रू वाला नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, हमें रॉन्ग बताना है। ठीक है, इट इज एन इंडिकेटेड फॉर द रूटीन इम्यूनाइजेशन इन ऑल एजेस, सही बात है। इट इज अ फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड एक्सोटॉक्सिन ऑफ टेटनस बैसिली, ये भी ठीक बात है। अ बूस्टर डोज गिवन आफ्टर 1 year and then in every 10 year। ठीक है, इट इज इंडिकेटेड फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन ओनली इन चिल्ड्रन। अब देखो ए ऑप्शन में क्या था कि ऑल एजेस, और यहाँ पे ओनली इन चिल्ड्रन हो गया, नहीं ऑल एजेस में होता है चिल्ड्रन, ओनली चिल्ड्रन, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगेन हमारा मैच द फॉलोइंग आ गया। देखो मैंने कई बार बोला कि कोग्नोसी का जो केमिकल टेस्ट वाला पोर्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी से मैच द फॉलोइंग यहाँ आया है, और यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा एंड पॉइंट है वो क्या होता है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो लिबरमैन बर्चर टेस्ट आया, सैल्कोवस्की टेस्ट आया, जिमरमैन टेस्ट आया, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसमें किसमें क्या क्या मिलता है हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिबरमैन बर्चर टेस्ट में, तो हमने वहां देखा था वायलेट टू ब्लू कलर की हमें वहां पे रिंग देखने को मिलती है, स्टेरॉइड्स के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर हमारा सेल्कोस्की जो टेस्ट आता है वो क्या होता है, वो हमारा वायलेट कलर देता है, और इसको हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारा जिमरमैन टेस्ट होता है, इसको हम ये क्या देता है, ये हमें पिंक कलर देता है, और इसको हम लोग यूज करते हैं कीटोस्टेरॉइड्स के लिए। एंड एंटीमनी ट्राइक्लोराइड जो है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है येलो कलर की रिंग देता है। ठीक है, तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फर्स्ट नहीं, ए का फर्स्ट नहीं, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, बी का सेकंड, इसमें बी का फर्स्ट, ये नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट डैश कंपाउंड और ड्रग्स आर बोथ साइजेंटोसाइड्स एंड गैमेटोसाइड्स। ओके, मतलब क्या है कि दोनों ये साइजेंटोसाइड्स भी है और गैमेटोसाइड्स भी है, तो मतलब क्या होगा, साइजेंटोसाइड्स को भी रिड्यूस करेंगी और गैमेटोसाइड कैरीज को भी रिड्यूस करेंगी, जिससे मलेरिया की जो ट्रांसमिशन है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ऐसे कौन से हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन है टेफेनेक्विन, सिंकोना, प्रोगोनिल और आर्टमिसिन। तो कौन सा है, आर्टमिसिन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है कि म्यूकोसल डैमेज इज मोर कॉमन, म्यूकोसल डैमेज is more common with imdazoline alpha 2 receptor agonist than phenylephrine, because किसकी वजह से ये ज्यादा कॉमन है। ठीक है, या इधर अल्फा 2 रिसेप्टर अगोनिस्ट देन फिनाइलेफ्रिन की वजह से ज्यादा कॉमन है, क्यों, रीजन बताना है। तो यहाँ पे ये हमें पता है कि जो अल्फा 2 मीडिएटेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, अल्फा 2 मीडिएटेड क्या होगा, अल्फा 2 मीडिएटेड जब हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां पे होगी वो इस्चीमिया। वो क्या रिजल्ट करता है, वो रिजल्ट करता है इस्चीमिया, और जब इस्चीमिया फॉर्म हुई तो हमें वहां से फिर क्या देखने को मिलेगा, म्यूकोसल डैमेज। इस्चीमिया जब फॉर्म हुई तो वहां पे म्यूकोसल डैमेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो अल्फा टू मीडिएटेड होता है, तो अल्फा 1 तो यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा अल्फा 1 वाले तो ऑप्शन हटा दो, देन अल्फा 2 मीडिएटेड वैसो डायलेशन नहीं, वैसो डायलेशन नहीं होता, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इवनिंग डोज ऑफ इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे पूछा कि इवनिंग डोज में इंसुलिन हम लोग देते हैं, उस किस फिनोमिना को, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना का क्या मतलब है, डॉन फिनोमिना का मतलब है अर्ली मॉर्निंग राइज इन ब्लड ग्लूकोज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सर्कैडियन हार्मोनल चेंजेस। इसीलिए जो इंसुलिन का टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग राइज होता है किसकी वजह से, सर्कैडियन हार्मोनल चेंजेस। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या है, डॉन फिनोमिना बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या बोल रहा है कि एक 69 ईयर ओल्ड का मैन है आदमी, ठीक है, आपका 69 ईयर ओल्ड मैन है, सफर्स अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। भाई को क्या हो गया, अंकल जी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। इस गिवन उनको दिया गया टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विद इन 6 आवर्स। उनको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दिया 6 आवर्स के अंदर, क्यों, प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ एक्सचेंजिंग कोagulation pathway, inhibit the thrombin, enhance the degradation of factors 7A and 5A, enhance the fibrinolysis। ठीक है, यहाँ पे इनको इसलिए दिया गया है ताकि यहाँ पे जो फाइब्रोनलिसिस प्रोसेस जो है वो इनहेंस हो जाए। और वो इनहेंस कैसे होगा कि जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो हमारा प्लाज्मिनोजन है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो एक्टिवेटर हमने दिया है, ये प्लाज्मिनोजन को जाके किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट कर देगा ये प्लाज्मिन में। और जब आपका प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, जो फाइब्रिन क्लॉट्स हैं, जो फाइब्रिन के क्लॉट्स हैं, फाइब्रिन क्लॉट्स, वो क्या हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो फाइब्रोनालिसिस है वो बढ़ जाएगी, और इसी को बोलते हैं इनहैंस द फाइब्रोनालिसिस। और जब फाइब्रोनालिसिस बढ़ गई तो जो हमारा क्लॉट्स डिसॉल्व होगा, तो जो ब्लड फ्लो है वो वापस से अपना नॉर्मल कंडीशन में वो रीस्टोर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा था। चलो ठीक है, समझ गए हमारी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच मेथड इज यूज्ड बाय फार्मासिस्ट फॉर द कंप्लीट ब्लेंडिंग, फॉर द कंप्लीट ब्लेंडिंग ऑफ पोटेंट पाउडर्स अमंग द डाइल्यूएंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान रखना, कंप्लीट ब्लेंडिंग पूछा है। तो अगर हम बात करें स्पैचुलेशन, स्पैचुलेशन किसके अंदर आता है, इसका मतलब हो गया लाइट मिक्सिंग। स्पैचुलेशन मतलब आपका लाइट मिक्सिंग हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेविगेशन, लेविगेशन क्या है, साइज रिडक्शन यूजिंग लिक्विड। साइज रिडक्शन का फिनोमिना है, अगर हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं किसकी वजह से, लिक्विड का यूज करके, तो वो हमारा उसमें आता है। ट्राइचुरेशन हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा है, ग्राइंडिंग का जो फिनोमिना होता है जिसमें हम लोग वो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राइचुरेशन, ग्राइंडिंग करने का। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन होता है, कंप्लीट ब्लेंडिंग जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या बोल रहा है, ठीक है, 56 क्या बोल रहा है, सब्सटेंस यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द टैबलेट कंप्रेशन एंड एड इन टैबलेट इजेक्शन। ठीक, ओके, मतलब टैबलेट की कंप्रेशन में फ्रिक्शन रिड्यूस करना और उसके इजेक्शन में भी हेल्प करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का नाम है। सबसे पहले आप बात करते हैं ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या करता है, हमारा ह्यूमेक्टेंट जो है वो मॉइस्चर को रिटेन करता है। ह्यूमेक्टेंट क्या करता है, रिटेन करता है किसको, मॉइस्चर को। ह्यूमेक्टेंट अपना मॉइस्चर को रिटेन करता है। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, एंटी एडहेरेंट। एडहेरेंट क्या करता है ना, कि जो स्टिकिंग होती है, कहां पे स्टिक होती है, कहां पे, पंच के फेसेस पे, पंच के फेसेस पे जो टैबलेट की स्टिकिंग होती है उसको इनहिबिट करता है कौन, अपना एडहेरेंट। और अपना आता है क्या, ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट क्या रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। ठीक है, इंटर जो पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं उनके पार्टिकल्स के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है कौन, आपका ग्लाइडेंट। बचा जो लुब्रिकेंट भाई साहब है, वो आपका क्या काम करते हैं, फ्रिक्शन जो होता है रिड्यूस करते हैं टैबलेट कंप्रेशन के टाइम पे, और टैबलेट इंजेक्शन को भी फैसिलिटेट करते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लुब्रिकेंट वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये तो आपका एलिगेशन मेथड का क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल आपको मिक्स करना है, सो दैट आपको 800 ml 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या था एलिगेशन मेथड में, सिंपल सा प्रोसेस था। क्या होता है एलिगेशन मेथड में, ये देखो, हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि डिजायर्ड कंसंट्रेशन कितनी है। तो अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन कितनी है, 65% जो है डिजायर्ड कंसंट्रेशन है। फिर इधर हम लिख लेंगे हायर कंसंट्रेशन 95% और लोअर कंसंट्रेशन 45%। ठीक है, ये डिजायर्ड और हायर और लोअर। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20%, यहाँ पे लिख लेंगे डिजायर्ड कंसंट्रेशन। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो मतलब जो लोअर कंसंट्रेशन आ रहा है, ये अपना हायर हो गया, ये लोअर हो गया। ठीक है, और ये अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन हो गई। तो लोअर कंसंट्रेशन का जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन कितना लगेगा, 20% लगेगा। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन का कितना लगेगा, 20% लगेगा। और जबकि जो हायर कंसंट्रेशन का डिजायर्ड लगेगा वो कितना लगेगा, 30% लगेगा। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 50% हो गया। समझ गए बात को, सिंपल सा। ठीक है, मतलब जो लोअर कंसंट्रेशन है उसका 20% डालो, हायर का 30% डालो, टोटल जो है 50% अपना बन जाएगा। ठीक है, टोटल वहां पे 50% हायर कंसंट्रेशन का डिजायर्ड हो गया। अब इसमें हमें क्या लेना है, सिंपल सा 20% था, ये 20% था, तो हम लेंगे क्या, 20 ml
हम लेंगे क्या 95% अल्कोहल, और हमें बनाना कितना है 800 ml, तो 20 इंटू 800 अपॉन टोटल कितना था, टोटल दोनों का था 50। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 320 ml, 320 ml हमें मिल गया क्या 95% वाला 320 ml मिल गया। अब देखो दूसरा हम इसी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल हमें 800 बनाना है, इसको उससे माइनस करोगे तो 480 ml आपका दूसरा निकल जाएगा। या सेम चीज आप कर सकते हो 20 की जगह 30 ml ऑफ 95% कर दो, यहाँ 30 की जगह वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो अपना क्या आ जाएगा आपका 480 ml। तो मतलब 95% वाला हमें कितना चाहिए 320 ml चाहिए, और जबकि हमारा जो 45% वाला है वो चाहिए हमें कितना 480 ml चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ठीक, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन इन्होंने करेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था हमें जो चाहिए था हमें चाहिए था 320 ml चाहिए था 95 का, और 480 ml चाहिए था 45 का, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मार्कर रखा है ए मार्कर, नहीं ए नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैनिन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कौन सी नहीं है यहाँ पे वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे कि टैनिन आर कोलॉइडल सॉल्यूशन विद वाटर, बिल्कुल सही बात है, टैनिन जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पूछा है कि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी ठीक बात है। नेक्स्ट पूछा कि मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस बिटवीन 250 टू 400, नहीं मॉलिक्यूलर वेट इनका टैनिन का 250 टू 400 नहीं, ये आप कहाँ तक जाता है, ये समहाउ बिटवीन 500 टू 3000 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, वो कैन बाइंड विद प्रोटीन, यस, तो यहाँ पे हमें रॉन्ग ऑप्शन बताना था, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोकैरियोट्स, हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में गलत चीज बतानी है, ट्रू नहीं रॉन्ग चीज। ठीक है, तो क्या बताया पहले, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है सही बात है। नेक्स्ट, सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। का 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, नो भाई नो, प्रोकैरियोट्स में 80s नहीं प्रेजेंट होता, प्रोकैरियोट्स में क्या 70s प्रेजेंट होता, तो 70s हो जाएगा, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग बताना तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, और सीयूईटी पीजी वाले बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाते ऑप्शन को कंफ्यूजिंग बनाने में, तो इसलिए आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ मतलब हार्मोन्स और उनके डिसऑर्डर के साथ हमें मैच करना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, और हमें पता है ग्रोथ हार्मोन क्या कॉज करता है, ग्रोथ हार्मोन कॉज करता है अपना एक्रोमेगली। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, चलो तो ग्रोथ हार्मोन का हमें क्या देखने को मिलता है, एक्रोमेगली देखने को मिलता है। देन एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन से क्या देखने को मिलता है, हमें डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है। T3 T4 से हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रेव्स डिसीज देखने को मिलता है, और एड्रेनलिन फियोक्रोमोसाइटोम। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का आर है, फर्स्ट का आर कहाँ पे, देखो बोला ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, तीनों हटा दो, फर्स्ट का आर खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है पोलैरिटी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलैरिटी में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वैसे वैसे आपकी पोलैरिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंडिकेट अ मोर पोलर सॉल्वेंट, और जो क्या करता है, जो आयंस को बहुत बेटर तरीके से स्टेबलाइज करेगा और पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिपोज, अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, हमारा फ्लो प्रॉपर्टी को बताता है, क्या क्या बताता है फ्लो प्रॉपर्टी को, हमारा क्या था, हमने कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स पढ़ा था, हाउसनर रेशियो और एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था। तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h बाई आर था, क्या क्या हमने पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू tan, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है ठीक है, हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h बाई आर। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, अगर यहाँ अच्छा यहाँ पे tan के फॉर्म में दिया तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई आर, सिंपल से ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे tan अल्फा आर बाई एच नहीं, 1 + 1 + नहीं, h बार, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग जो मेथड होता है वो किसके लिए यूज किया था, टैबलेट कैप्सूल, या देखो स्प्रे ड्राइंग, यहाँ ड्राइंग का थोड़ा सा हायर वर्जन है, लाइक इंडस्ट्रीज में एंड हायर लैब्स में इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप मास्टर्स का अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो इसको, अगर सॉलिड स्टेट पे आप काम करते हो तो यहाँ पे किसके लिए, माइक्रो कैप्सूल्स बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, टैबलेट्स कैप्सूल एंड ऑइंटमेंट्स ये तो नॉर्मल चीजें वैसे भी बन जाती है, माइक्रो कैप्सूल बनाने के लिए हम लोग स्प्रे ड्राइंग का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन HLB वैल्यू से क्वेश्चन पूछा, सिंपल क्वेश्चन, HLB वैल्यू ऑफ ट्रेगाकांथ, ट्रेगाकांथ की HLB वैल्यू सबको पता है क्या होता है, 13.2 होता है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, HLB वाली वैल्यू 13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायल्स एंड बॉटल्स आर नॉट रेगुलरली सब्जेक्टेड टू विच टेस्ट। ठीक है, तो वायल्स एंड बॉटल्स में कौन सा टेस्ट नहीं होता, स्टेरिलिटी, क्लैरिटी, लीकर, चैम्बर और पाइरोजन, तो यहाँ पे क्या नहीं होता, लीकर और चैम्बर टेस्ट जो होता है वो यूजुअली नहीं कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एज पर, अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, एज पर द यूएसपी लिमिट, यूएसपी लिमिट क्या है, टेस्ट लिमिट, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो है 200 ml का है, तो उसमें जो कंटेनर है तो उस पर क्या चीजें हो सकती है, ठीक है, टेस्ट लिमिट पूछा है तो क्या होगा, वहां पे कितना एसिड आएगा, वहां पे आपका आएगा 0.7 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल एसिड, ये क्या है 200 ml के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लाज्मा phenobarbital exist as what, exist as equal ionized and unionized forms, phenobarbital कैसे exist करता है, equal ionized and unionized form में exist करता है, तो वो क्यों exist करता है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, एक तो दिया हुआ है कि इट इज वीकली एसिडिक ड्रग, ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज वीकली बेसिक ड्रग, प्लाज्मा पीएच 6.8 और पीके ऑफ द फिनोबार्बिटल इज 7.4। अब देखो हमें ये पता है ना कि जो फिनोबार्बिटल क्या है, वीकली एसिडिक ड्रग है, तो देखो ये ऑप्शन भी थोड़ा सा पार्शियली करेक्ट है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, बट ये मेन रीजन नहीं है जिसकी वजह से वो आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से बेटर हो सकते थे, बट ये करेक्ट थोड़ा सा ये है कि हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है, बट एट प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, जो प्लाज्मा है और पीके जो है फिनोबार्बिटल का क्या होता है कि वो नियर होता है, प्लाज्मा का जो पीएच होता है फिनोबार्बिटल के पीके के बराबर होता है, तो हमने पता था कि अगर सिमिलर पीएच में हमने क्या, तो यहाँ पे क्या होता है जब सिमिलर पीएच हो जाएगा तो उसका जो हाफ मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाता है, हाफ जो है वो अनआयनाइज हो जाएगा, तो इसलिए तो मेन रीजन हो जाएगा वो क्या, पीके इसको गवर्न करता है मेनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मटेरियल दैट इज इनसॉल्युबल एंड इनर्ट एंड यूज्ड इन मैट्रिक्स ऑफ टैबलेट फॉर्मुलेशन, ठीक है, तो इनसॉल्युबल इनर्ट और टैबलेट मैट्रिक्स में यूज किया जाता है, और ये मेनली किस में यूज होता है, कंट्रोल्ड रिलीज जो टैबलेट फॉर्मुलेशन है तो उनमें मेनली इसको यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल है वो अपना, वो है अपना क्या, वो है अपना पॉलीइथाइलिन, ठीक है, स्टेराइल अल्कोहल ये सारी चीजें नहीं, पॉलीइथाइलिन जो है वो अपना यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द यूएसपी टाइप 1 ग्लास कंटेनर इंजेक्शन। अब देखो हमें एक सिंपल सा इसको याद रख लो कि यहाँ पे क्या होता है कि दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है वाटर अटैक टेस्ट, दूसरा होता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। तो जो टाइप 2 होता है उसके लिए आपको क्या होता है, उसके लिए आपका क्या यूज होता है, उसके लिए आपका वाटर अटैक टेस्ट होता है, बाकी 1, 3 और 4 तीनों के लिए आपका क्या यूज होता है, 1, 3 एंड 4 तीनों के लिए आपका क्या यूज होता है, आपका तीनों के लिए पाउडर्ड ग्लास टेस्ट यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे टाइप 1 पूछा है तो 1 के लिए क्या यूज होगा, आपका पाउडर्ड ग्लास टेस्ट ही यूज किया जाएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप ए रिलेटेड, देखो तो हमने यहाँ पता लगा टाइप बी का जो होता है वो 4.7 होता है, टाइप ए का जो होता है वो क्या होता है, वो 9 होता है, तो इसलिए सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपका वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम लोग DTAB के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, कौन कौन से होते हैं वो मेंबर्स, वो मैं आपको बता दूं, देखो केवल यहाँ पे नॉमिनेटेड पूछा है, तीनों के नाम आप याद रख लो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्टेड, अगर हम बात करें तो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड कितने होते हैं, 5 होते हैं। देन नॉमिनेटेड कितने होते हैं, 5 होते हैं, और एक्स ऑफिशियो जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड 5, नॉमिनेटेड 5, एक्स ऑफिशियो 5। तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या होगा यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर, तो नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं आपके 5 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ लाइफ डिटरमाइन करने का फॉर्मूला पूछा है। सेल्फ लाइफ मतलब क्या, सेल्फ लाइफ मतलब आपका T90 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या होता है 0.693 बाई के, सिंपल सा फॉर्मूला 0.693 अपॉन के, सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना सेल्फ लाइफ का, ये तो आपको पता ही है, सिर्फ T90 दैट इज सेल्फ लाइफ, तो 0.693 हाफ 90 हाफ 90, या ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोजीनियस कैरियर्स नॉट यूज फॉर द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, तो कौन सा ऐसा है जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। देखो लाइपोप्रोटीन होगा, सेरम एल्ब्यूमिन होगा, इरेथ्रोसाइड्स भी होगा, बट माइक्रोपार्टिकल जो है वो एंडोजीनस नहीं है, ये क्या है, ये अपना एक्सोजीनियस है, ठीक है। ये कौन सा कैटेगरी है, देखो एंडोजीनस कैरियर पूछा, ये अपना एक्सोजीनस कैरियर्स के अंदर में आता है, ठीक है, अपना जो माइक्रोपार्टिकुलेट्स है वो एक्सोजीनस के उसमें आता है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो एंडोजीनस पूछा था, तो यहाँ पे एंडोजीनस नहीं है, कौन सा है, माइक्रोपार्टिकुलेट जो है वो आपका एंडोजीनस नहीं है, समझ गए मेरी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है, फ्राइबिलिटी ऑफ टैबलेट्स कैन बी इंप्रूव्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा, मतलब किससे इंप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। फ्राइबिलिटी मतलब जो टैबलेट ब्रेक डाउन हो जाते हैं उसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीजिंग द अपर पंच प्रेशर, सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टैबलेट अच्छे से बाइंड होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट
एडिंग द मोर बाइंडर, बिल्कुल सही बात है। लोअर पंच का प्रेशर, इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑन द ग्रेन्यूल। देखो ग्रेन्यूल्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इतना कुछ खास रोल प्ले नहीं करता, इसीलिए तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग HLB वैल्यू। अब देखो यार ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ठीक है, FWDS मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा है यहाँ पे, O by W इमल्सिफाइंग वेटिंग एजेंट, O by W, W by OW एंड सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। अब देखो सबसे पहले बात करो तो S है ना, S मतलब सॉल्युबलाइजिंग एजेंट सबसे लास्ट में होने वाला, तो ये दोनों तो हटा दो। अब बचा यहाँ पे सॉल्युबलाइजिंग, यहाँ पे सॉल्युबलाइजिंग। अब अगला जो आता है अपने पास क्या, कि हमने बोला कि फोमिंग एजेंट तो है नहीं, आता है W मतलब क्या, W by O इमल्सिफाइंग एजेंट सबसे पहले आएगा, देन अपने पास W से क्या वेटिंग एजेंट आ जाएगा, तो W by O इमल्सिफाइंग एजेंट एंड देन वेटिंग एजेंट देन O by W। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो इसी तरीके से हमने CUET PG 2024 के कंप्लीट 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी रहती है तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और इंस्टा और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी कुछ भी इशू रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी थ्रू भी हमें पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी काफी सारे शॉर्ट वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है CUET PG के लिए, तो उनको जाके वॉच करो और अपनी जो प्रिपरेशन है उनको इनहेंस करो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।